2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, गवर्नमेंट बेल्ड आउट नहीं कर पा रही थी बड़े बड़े जायंट्स को, जैसे एआईजी, फैनी मे, फ्रेडी मैक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो उन्होंने हायर किया एनालाइज और ये सारे मेस को क्लियर करने के लिए दूसरे जायंट फाइनेंशियल फर्म को, जिसका नाम था ब्लैक रॉक, जिसे लीड करते थे एक जाने माने बिलियनियर जिनका नाम था लैरी फिंक। ब्लैक रॉक के पास की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि अवेटेड थे, जो कि इस गिरे हुए क्राइसिस से उभरने के लिए हेल्प कर सकते थे, बिना कंपटीशन बिडिंग के और सीक्रेसी को इंक्रिप्टेड रखते हुए। बेसिकली लैरी फिल को हायर किया गया था वॉल स्ट्रीट वॉशिंगटन बेल आउट मैनेज करने के लिए। इवन ब्लैक रॉक एक बड़ा शेयर होल्डर था उन्हीं सेम बैंकों में जिन्हें हेल्प किया जा रहा है बेल्ड आउट होने के लिए, जो कि लैरी फिंक को मोस्ट पावरफुल मैन बना देता है इकोनॉमी बेल्ड आउट के पहले। अगर 2020 के पैंडेमिक में भी देखा जाए, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब चीज़ें गिरने लगी थी, तभी भी उन्होंने लैरी फिन को ही अपॉइंट किया था, जो कि लैरी फिन को एक मोस्ट पावरफुल मैन पोस्ट क्राइसिस का बना देता है। और इस बार भी उन्होंने उन्हीं कंपनीज को बेल्ड आउट किया जिनमें वो इन्वेस्टेड थे। इन पावर को कंसिडर करते हुए अभी भी बहुत सारी पब्लिक है जो कि प्रैक्टिकली लैरी फिंक को जानती ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक रॉक कभी लोगों के नज़रों में आया ही नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि लैरी स्मार्ट है, पर वो इंटेंशनली उसने वैसा ही रख रखा है कंपनी को। लैरी फिन ने पिछले 33 साल इसी कंपनी को बिल्ड करने में लगाए हैं कि वो ब्लैक रॉक को वर्ल्ड में बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट बना सके, जो कि $9 ट्रिलियन अंडर अपने मैनेजमेंट रखता है, बिलियन नहीं ट्रिलियन। ब्लैक रॉक के क्लाइंट्स इंक्लूड होते हैं रिटायरमेंट में जो कि अकाउंट रखते हैं एवरेज एवरीडे पीपल का, पेंशन फर्म के फॉर्म में। इनके पास सॉवरेन वेल्थ फंड भी है एज ए क्लाइंट, और कई सेंट्रल बैंक भी है, और बहुत सारे 500 फॉर्चून कंपनीज भी। और इनके पास मिलियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है, जो कि शेयर होल्डर्स हैं बहुत सारे बड़े पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और बहुत सारे मेजर बैंक्स भी। अगर इस 9 ट्रिलियन को कलेक्टिवली देखा जाए, 300 लार्जेस्ट पेंशन फर्म्स देखा जाए, वो भी 6 ट्रिलियन के ही होते हैं, ये उनसे भी बड़ा है। और ये सब लैरी फिल्स ने एक शैडो में रहकर किया है। ब्लैक रॉक को एक मोस्ट इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट शैडो बैंक भी कह सकते हैं, और एक कंपनी जो होल्ड करती है वर्ल्ड के मेजॉरिटी थिंग्स को। जब लैरी फिल से पूछा गया कि आप एक मोस्ट पावरफुल मैन है फाइनेंस में, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल है $9 ट्रिलियन के कंपनी के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने आप को इतना पावरफुल नहीं मानता। कि ब्लैक रॉक ओन करता है वर्ल्ड को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्लैक रॉक ने बूस्ट किए काफ़ी इम्प्रेसिव स्टैट्स। 2010 में इसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोला गया पूरे वर्ल्ड में। 2014 में इनके अंडर 4 ट्रिलियन मैनेजमेंट में आ चुके थे, जो कि इन्हें वर्ल्ड बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट बना देते थे। कंपेयर में देखा जाए, चाइना का कमर्शियल बैंक और इंस्टीट्यूशनल बैंक मिला के 3 ट्रिलियन ही होते हैं। उसके बाद 7 साल में 2001 में इनके एसेट डबल हो चुके थे, जो कि $9 ट्रिलियन हो जाते। अब ऐसा समझा जा सकता है कि ब्लैक रॉक ने सारे चीज़ों में अपने हाथ डाल रखे हैं इन दिनों में। ये टॉप शेयर होल्डर्स है वर्ल्ड के कुछ बिगेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में, और टॉप शेयर होल्डर्स है बैंक्स के भी। 2022 में चाइना ने इन्हें अप्रूवल भी दे दिया था कि वो एक म्यूचुअल फंड खोले चाइना में, जो कि ब्लैक रॉक को फर्स्ट फॉरेन एसेट मैनेजर बनाता है, जिसे ग्रीन लाइट मिली है चाइना की तरफ से। इनके पास काफ़ी सारे शेयर्स भी है बाहर की कंट्रीज में, जैसे यूरोप में, इंक्लूडिंग एनर्जी, ऑयल, गैस, ट्रांसपोर्टेशन और भी कई। ब्लैक रॉक के पास जो है उसे कहते हैं सर्कुलर ओनरशिप। ये उन कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं जो ब्लैक रॉक के शेयर होल्ड करते हैं, जो कि डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनाता। बेसिकली वो हर जगह है साइज और पावर के मामले में, फैक्ट की लार्जली ऑपरेटेड आउट ऑफ साइट के लिए, इसलिए उसे लार्जेस्ट शैडो बैंक बोला जाता है।
पर क्या बनाता है ब्लैक रॉक को इतना बड़ा? लैरी फिंक को हमेशा जाना जाता है उस आदमी के रूप में जिसे जितना मिला है उससे उससे ज़्यादा चाहिए। उनके फ्रेंड्स उन्हें ऑब्सेसिव पैरानॉइड बुलाते हैं क्योंकि वो कंट्रोल मेंटेन रखते हैं। उन्हें जाना जाता है उस शख्स के जैसा जिन्हें मार्केट के बारे में पता है कि वो अंदर से बाहर से कैसा है, और जो अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेस को कि वो सामने से और पीछे से कैसा है। और उन्हें 100 मिलियन का लॉस भी लेना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लैरी फिन ने मेजर किया है पॉलिटिक्स साइंस में, और उन्होंने अपना वॉल स्ट्रीट चालू किया है 23 के एज में। उनके पास एज था पॉलिटिक्स का जिसने क्रूशल रोल प्ले किया, जो कि वो एक मिडल मैन बन सके वॉशिंगटन और वॉल स्ट्रीट के बीच में। उनके पास काफ़ी ऑफर्स भी रिसीव हुए टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक के तरफ से, पर उन्होंने बॉस्टन से शुरू किया जहां वो स्ट्रक्चर और ट्रेड करते थे बॉन्ड्स में। कुछ डेकेड्स काम करने के बाद वो लेजेंड बन चुके थे वॉल स्ट्रीट में, जो कि हेल्प करते थे डेवलप करने में डेप्थ को सिक्योरिटाइजेशन मार्केट करने के लिए, जहां सारे लोन आ जाते हैं, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, मॉर्गेजेस। वो स्लाइस कर देते थे इन सबको छोटे छोटे पीस में और सोल्ड कर देते थे बाकी लोगों को। यही सारे मॉर्गेजेस और इसी तरीके के छोटे छोटे मॉर्गेजेस कारण बने 2008 के क्राइसिस का। पर 2008 के पहले ये सारे सिक्योरिटाइजेशन काफ़ी मायने रखते थे। इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया फाइनेंस के इस फेस को। लैरी फिंक का इंटरेस्ट पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज में था जिसने उनकी हेल्प की रेपुटेशन बिल्ड करने में, जिसकी वजह से उनको काफ़ी रिवॉर्ड्स मिलते थे। कुछ साल में वो यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन चुके थे। कुछ लोगों को लगता था कि वो एक फर्म खोलेंगे। टोटली उन्होंने ऐड कर लिए $1 बिलियन अपने एसेट में। पर ये बहुत बड़ा राइज उस वक्त क्रैश होने लग गया 2008 में, जब उन्होंने अपने कंपनी के $100 मिलियन लॉस कर दिए। जो हेजेस उन्हें डिज़ाइन किए थे वो वाइप्ड आउट हो चुके थे। ओवरनाइट लैरी एक हीरो से एक टॉक्सिक एसेट बन चुके थे। उनकी पूरी रेपुटेशन मिट चुकी थी उस वक्त, और उनके कलीग्स भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया था जिसके लिए उन्होंने 12 साल लगाए थे। इतना सब होने के बाद कोई भी उस चीज़ को छोड़ के सब कुछ बंद कर देगा, पर लैरी ने ऐसा नहीं किया। लैरी ने कसम खा ली थी कि वो इस पोजीशन पे कभी नहीं आएंगे जहां वो समझ ना पाए कि वो कौन सा रिस्क कब ले रहे हैं। और 1988 में जब वो 35 साल के हो गए, उन्होंने रिबूट किया अपने करियर को जब लैरी ने को फाउंड किया ब्लैकस्टोन ग्रुप को, एक और बिलियनियर जिसका नाम था स्टीवन स्कॉटमैन। उन दोनों ने मिलकर शुरुआत की 5 मिलियन से, जो कि क्रेडिट थे, और 1993 तक के उन्होंने उसे 20 बिलियन बना दिए थे। कुछ लोग इसे पावर स्ट्रैटेजी मानने लगे थे फ्रिंक और स्टीव के बीच में, क्योंकि टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कोलाइड कर चुकी थी इस वक्त, जहां इन टू पार्टनर्स ने अपना वे चुना और लैरी ने बनाया ब्लैक रॉक को, जहां उन्होंने चैनलाइज किया अपने पूरे पेन और ड्रामा को ग्रो करने में इस फॉर्म को। 1999 में इसे पब्लिक कर दिया गया $350 मिलियन में। 2004 तक के इसने मर्ज कर लिया मैरी लिंच के साथ, जिन्होंने ऐड किया $500 बिलियन ब्लैक रॉक में, जो कि आज इसे 9 ट्रिलियन बना देती है। ब्लैक रॉक के साइज को इतना इम्प्रेसिव बनाती है वो है इनका सॉफ्टवेयर, जिसे इन्होंने नाम दिया है अलादीन। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है जो कि अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अलादीन नेटवर्क है एक 5000 कंप्यूटर्स का, जहां ब्लैक रॉक मॉनिटर करता है मिलियंस ऑफ ट्रेड्स और एनालाइज करता है क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज को 24 आवर्स ऑफ डे रिस्क एनालिसिस। अलादीन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एक नर्वस सिस्टम की तरह फॉर मेनी लार्ज प्लेयर इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए, जिस वजह से इनके पास इंश्योर कराता है ये एक्सेस कर सकते हैं सेंसिटिव डाटा बहुत सारे सर्विसेज का, जिसमें आ जाते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स, और भी कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी। ये हाई एंडेड कंप्यूटर फर्म लिटरली हर पॉसिबल सिनेरियो में जाके देखता है और पिन पॉइंट करता है क्या इसमें से गलत जा सकता है, जो कि अलाउ करता है इनके क्लाइंट्स को बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। एक तरीके से अलादीन ब्लैक रॉक के लिए ओवरसी करता है 21 ट्रिलियन इंस्टेड ऑफ $9 ट्रिलियन। ये भी पूरे 1/3 अलादीन क्लाइंट्स के लिए, जो कि होते हैं 240 क्लाइंट्स।
इसका मतलब एक कंपनी ब्लैक रॉक, जिसकी नज़र है 10% सारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इस पूरे वर्ल्ड में। जब 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था, वॉशिंगटन ने बेल आउट करने के लिए बुलाया गया ब्लैक रॉक को। न्यूयॉर्क फेड चाहता था कि लैरी उनको पर्सनली हेल्प करे इन सारे टॉक्सिक एसेट के गिरने का। वो चाहते थे कि हैंडल करे 100 बिलियन टॉक्सिक एसेट को, जो कि AIG के थे, और 300 बिलियन डॉलर्स सिटी बैंक्स के। ये सारी चीज़ एक रूम में हुई, नो कम्पिटिटिव बिडिंग आ सके। इस तरीके से लैरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके थे, जो कि वो हमेशा से चाहते थे। ये थोड़ा शेडी और करप्ट साउंड कर रहा था एक वक्त तक, पर इतना शेडी और करप्ट भी नहीं है, क्योंकि लैरी फिंग एक सही इंसान बनते थे उस वक्त क्राइसिस में, जिनके ऊपर ये हैंडल करना सही लग रहा था गवर्नमेंट्स को भी और बैंक्स को भी, क्योंकि मॉर्गेजेस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते। और ये सारी चीज़ यही नहीं रुकती। जब कोविड आया था तब भी सेम चीज़ हुई थी और ब्लैक रॉक को ही हायर किया गया था, तो इन्होंने फिर से हेल्प किया था फेड को और मॉर्गेज सिक्योरिटीज उठाने के लिए। आज ब्लैक रॉक कहाँ स्टैंड करता है, जहाँ वो सबसे ऊपर जा चुका है। इस वक्त लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि वो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट रखता है ऑयल और गैसेस में, जो कि बैकबोन बनाता है उस इंडस्ट्री को, उसके पोर्टफोलियो को। तो लैरी के अकॉर्डिंग से वो पुश कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को इन्वायरमेंटल, सोशल एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग में। क्या वो इस चीज़ पे पूरा बिलीव करते हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं। अभी तक के कुछ लेजिट एफर्ट तो डाले नहीं गए हैं इस चीज़ में कि एक इको फ्रेंडली मार्केट बनाया जाए। इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है इन्वायरमेंटल फोकस प्रोडक्ट्स पे, पार्टनर कर रखा है एक्टिविस्ट इन्वेस्टर के साथ। जब लैरी से पर्सनल लेवल पे पूछा गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि लोग मुझे परसीव करें गुड ह्यूमन की तरह, एक केयरिंग ह्यूमन बीइंग जो हमेशा सामने आ जाए जब प्रॉब्लम्स हो, खासकर के रियल और अनप्रिटेंशियस प्रॉब्लम्स। और एक चीज़ जो मैं सबको हमेशा बताना चाहता हूँ कि मैं वैसा ही हूँ जो मैं 30 साल पहले था, और मैं इस चीज़ का प्राउड करता हूँ। लैरी एक अच्छे या बुरे हैं ये किसी को पता नहीं, और ना ही ब्लैक रॉक कितना और बड़ा है या कितना बड़ा हो सकता है ये किसी को नहीं पता। आपको इस बारे में क्या पता हो ये कमेंट में ज़रूर बताना। इस चीज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को।